हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेके हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। ये मॉडर्न फिजिक्स का नया टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन के बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन को जानने से पहले मैं थोड़ा सा कॉम्पटन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। ये कॉम्पटन इफेक्ट सबसे पहले आर्थर हॉली कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया, जिसको फिर 1927 के अंदर ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन पे जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसके अबाउट सबसे पहली लाइन आपने याद रखनी है कि इट इज़ अ इंटरमीडिएट एनर्जी फिनोमिना। ये एक इंटरमीडिएट एनर्जी फिनोमिना है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक लो एनर्जी फिनोमिना है जिसमें हम विजिबल लाइट यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इंफ्रारेड लाइट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसके अंदर थोड़ी सी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन यूज़ होंगी, दैट इज़ एक्स रेज। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट एनर्जी फिनोमिना बोला जाता है। तो आज हमें डिटेल में देखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट की ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं, इनके कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। आर्थर हॉली कॉम्पटन ने ये कहा कि जब कोई भी एक्स रे फोटॉन एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है तो स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा होती है। इसको हम नाम देते हैं किसका, कॉम्पटन इफेक्ट का। दोबारा से सुन लीजिएगा ज़रा डेफिनेशन ध्यान से और गौर से। कॉम्पटन ने क्या बोला कि जब कोई भी एक्स रे फोटॉन किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है तो स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ ग्रेटर होगी किससे, इंसिडेंट फोटॉन से। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये कि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है इंसिडेंट वेवलेंथ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब स्कैटर्ड वेवलेंथ ज़्यादा क्यों होगी इंसिडेंट वेवलेंथ से। अगर स्कैटर्ड वेवलेंथ ज़्यादा है फोटॉन की तो एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म है कि फोटॉन ने कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है। अब फोटॉन ने क्या चीज़ ट्रांसफ़र की है, फोटॉन ने दरअसल इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है। तो अब देखिएगा ज़रा मैथमेटिक्स की मदद से हम जानते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, फोटॉन के मोमेंटम का अगर फार्मूला देखें तो वो होता है P = h/λ। इसी फार्मूला को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, लैम्डा को इधर ले जाता हूँ, P को दूसरी साइड पे ले आता हूँ, तो लैम्डा = h/p। अब देखिएगा, जब फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे फोटॉन का मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे फोटॉन का मोमेंटम कम होता है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो यही वजह है कि जो स्कैटर्ड फोटॉन होता है, जो स्कैटर्ड एक्स रे होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर होती है किससे, इंसिडेंट फोटॉन से। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट है। तो चलिए इसको हम डिटेल में ज़रा देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट करके इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट पार्टिकल डू विद पार्टिकल्स, कि एक पार्टिकल के साथ क्या करता है, किस तरह का बर्ताव करता है, किस तरह का बिहेवियर होता है। देखिए, लेट्स से कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। तो ये सपोज़ कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इस दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा जाता है। तो अब क्या होगा कि जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ टकराएगा तो अगर तो ये कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, अगर तो ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो ये बॉल क्या करेगा कि जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये टकराने वाला बॉल इस दूसरे बॉल की जगह ले लेगा और ये पहले वाला बॉल उसी वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल करता है एक पार्टिकल के साथ कि जब वो दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है उसको, जिसकी वजह से वो पार्टिकल आगे मूव कर जाता है और वो
रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, ये पहले वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और ये दूसरा पार्टिकल उसी स्पीड से आगे मूव कर गया जिससे m1 मूव कर रहा था, अगर इनके दरमियान परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुई है। ठीक है, अच्छा अब ये कोलिजन ओब्लिक भी हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ से एक पार्टिकल आता है और वो इसके साथ कोलाइड करता है यूँ, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है और ये वाला पार्टिकल जो है दूसरा ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो ये कोलिजन ओब्लिक भी हो सकती है। तो ये एक पार्टिकल का बिहेवियर होता है विद एन अदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के साथ। अब हम देखते हैं कि व्हाट अ वेव डू विद पार्टिकल, कि एक वेव जो है एक पार्टिकल के साथ किस तरह का बिहेवियर करती है, किस तरह से बिहेव करती है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक टब है जिसके अंदर वाटर बिल्कुल स्टिल है और यहाँ पे इसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वाटर की सरफेस पे। यहाँ से हम एक पेन की टिप की मदद से यहाँ पे वेव जनरेट करते हैं। अब हम देखने लगे हैं कि एक वेव जो है वो पार्टिकल के साथ किस तरह से बिहेव करती है। तो जैसे हम पेन की टिप की मदद से यहाँ पे वेव जनरेट करते हैं, वेव्स क्रिएट करते हैं, तो ये वेव यूँ ट्रैवल करती है इस तरह से। चूँकि ये पार्टिकल इन वेव्स के रास्ते में आ रहा है तो ये जस्ट वेव मोशन को सपोर्ट करने के लिए अप एंड डाउन मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे रह के ऊपर नीचे मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा और ये वेव आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। ये था कि व्हाट अ वेव डू विद पार्टिकल। अच्छा, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं कि व्हाट शुड डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन से और ये जो वेव जनरेट की हमने इसको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो अब जो है लेट्स से कि यहाँ से एक एक्सरे फोटॉन आता है, एक एक्सरे आती है और वो इलेक्ट्रॉन से आके इंटरेक्ट करती है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन से आके इंटरेक्ट करती है तो इस फोटॉन को आगे ट्रांसमिट हो जाना चाहिए इस तरीके से, और इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट इस मोशन को सपोर्ट करने के लिए अप एंड डाउन मूव करना चाहिए इस तरीके से। बट व्हाट कॉम्पटन ऑब्जर्व, कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया? कॉम्पटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे एक एक्सरे यहाँ से एक एक्सरे आती है और वो आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ इनकाउंटर करती है, तो ये जो एक्सरे है ये एक सर्टेन डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। यूँ सपोज कर लो कि इस सर्टेन डायरेक्शन में ये एक्सरे स्कैटर होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गया। अब एक्सरे फोटॉन इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गया। अब ये जिस एंगल पे स्कैटर हुआ है एक्सरे फोटॉन, उस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा, कि थीटा एंगल पे एक्सरे जो है स्कैटर हो गई। अच्छा, अब ध्यान से बात को सुनिएगा। अब ये जो एक्सरे है ये क्या चीज़ है? ये एक्सरे आ रही है। अब ये जो एक्सरे है ये जो इसकी वेवलेंथ है इसको हम बोलेंगे लैम्डा आई, इंसिडेंट वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ है इसको बोलेंगे हम लैम्डा एस, स्कैटर्ड वेवलेंथ। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये इंसिडेंट वेवलेंथ है और ये हमारे पास स्कैटर्ड वेवलेंथ है। अब जो कॉम्पटन ने ये बोला कि ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है ये हमेशा ग्रेटर होगी किससे? इंसिडेंट वेवलेंथ से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट बनाई है और यहाँ पे मैंने वेवलेंथ थोड़ी लॉन्गर बनाई है। ठीक है, ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो सके कि स्कैटर्ड एक्सरे की या स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा है। तो अब जब इन दोनों वेवलेंथ का फ़र्क लिया गया, इन दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस निकाला गया, स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट, तो वो डिस्टेंस वो जो डिफरेंस था वो बराबर आया h/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ में चेंज है इसको हम डेल्टा लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो
अब ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला की डेरिवेशन आपकी जो है वो बीएससी लेवल पे है, इंटर में इसकी डेरिवेशन नहीं है। इंटर में ये डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, कि ये वेवलेंथ में चेंज का फार्मूला है। अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप जान लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वे वैल्यू हमारे पास आती है 2.4 10 की पावर -12 मीटर। तो 10 की पावर -12 मीटर को आप पिको भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2.4 पिकोमीटर। तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अब हम ज़रा कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये पहला केस है कि जब एक वेव आती है और वो बजाय स्कैटर होने के बिल्कुल सीधी ट्रांसमिट हो जाती है, तो फिर उस केस में जो वेवलेंथ में चेंज आता है वो क्या आता है, ज़रा देखते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस 1, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। तो ये डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल था, लैम्डा स्कैटर माइनस लैम्डा इंसिडेंट विल बी इक्वल टू 0। लैम्डा इंसिडेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे जाके इसको पॉजिटिव कर दो, तो लैम्डा स्कैटर विल बी इक्वल टू लैम्डा इंसिडेंट। तो इसका मतलब है कि स्कैटर्ड वेवलेंथ हमेशा बराबर होगी किसके, इंसिडेंट वेवलेंथ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेव ऐसे सीधी ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है इसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा लैम्डा का जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो अगर डेल्टा लैम्डा का आंसर 0 है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ के बराबर है। अब देखते हैं कि जब ये एक्स-रे फोटोन 90 के एंगल पे स्कैटर हो जाता है, ऐसे एक्स-रे फोटोन आ रहा है और ऐसे बिल्कुल 90 के एंगल पे स्कैटर हो गया, 90 के एंगल पे, तो अब वेवलेंथ क्या आती है, तो देखिएगा डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 90। अब cos 90 आपको पता है 0 होता है, अगर cos 90 0 है तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर m नॉट c। तो अभी इसकी वैल्यू हमने फाइंड की कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.4 10 की पावर -12 मीटर। तो दिस इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट, इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी बोला जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं कि एट एन एंगल 180 डिग्री, कि जब ये जो एक्स-रे फोटोन है ऐसे आया सीधा और बिल्कुल ऐसे वापस ही पलट गया, यहाँ से आके ऐसे बिल्कुल 180 पे जो है क्या हो गया, स्कैटर हो गया। तो देखिए अब जो है कॉम्पटन शिफ्ट क्या आती है हमारे पास, डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 180। अब आपको पता है cos 180 का आंसर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा h ओवर m नॉट c 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ h ओवर m नॉट c। तो देखो कॉम्पटन शिफ्ट पहले से क्या होगी, डबल। तो अक्सर ये MCQ आता है कि आप ये बताएं कि कॉम्पटन शिफ्ट का आंसर जो है किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो उसका आंसर होता है 180 पे कॉम्पटन शिफ्ट पहले से डबल हो जाती है। तो 180 वो एंगल है जिस पे कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था आपके पास आज का हमारा टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें एक तो पॉइंट और ऐड कर लो कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको विजिबल लाइट से क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, हम विजिबल लाइट की मदद से कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है,
तो हमने क्या करना होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन से फोटोन को स्कैटर करवा के उसकी वेवलेंथ मेजर करनी होती है, और वो वेवलेंथ पहले से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम विजिबल लाइट यूज़ करेंगे तो विजिबल लाइट की तो वेवलेंथ पहले से बहुत ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसको मेजर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको मेजर करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तो लिहाजा हम कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर विजिबल लाइट को यूज़ नहीं करते, हम कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज को यूज़ करते हैं। अब एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, स्कैटरिंग के बाद जब उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो फिर उस वेवलेंथ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी ये साबित करता था कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, और ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये उससे भी ज़्यादा पक्का ठक्का सबूत है इस चीज़ का कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।